अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, फेवरेट चैनल गांव मोहल्ला। साथियों, हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि दिल्ली में रह रहे जो प्रवासी भाई हैं, प्रवासी मजदूर हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि साहब इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने की ज़रूरत है। इनसे जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिहार की एक बहुत बड़ी जो आर्थिक स्थिति है उसको बेहतर करने में कहीं ना कहीं इनकी भूमिका होती है। भूमिका इसलिए होती है, दिन रात ये मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं और इनकी गाढ़ी कमाई से इनका घर ही नहीं चलता है, बल्कि ज़िले की और जो राज्य है, राज्य की जो आर्थिक स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं इनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी भाई हैं, इनमें से कुछ लोग अच्छी कंपनीज़ में जॉब करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कल कारखानों में काम करते हैं, मजदूरी भी करते हैं। तो तमाम तरह लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए एक एक करके उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों को ध्यान में रखकर ये अपने जो फैमिली मेम्बरान हैं और ये खुद उन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे और किन्हें वोट करेंगे। मेरा नाम गुलाम सहरवर्दी है। मैं बहादुरगंज विधानसभा से बिलोंग करता हूं। जैसा कि पिछली बार का चुनाव महागठबंधन के नाम से चुनाव लड़ा गया था और बीजेपी के अगेंस्ट लड़ा गया था, जिसमें हर प्रत्याशी को चुनाव लड़ना आसान हुआ था और जीत आसानी से मिल गई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार बीजेपी और जेडीयू अलायंस है, कांग्रेस आरजेडी अलायंस है और मजलिस जो है वो अलग चुनाव लड़ रही है 50 सीटों पर। तो नीतीश कुमार के लिए तो इस बार बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार महागठबंधन के नाम पर इलेक्शन लड़ा था, इस बार बीजेपी की गोद में बैठ गया है और वहाँ के लोग, सीमांचल के लोग, मजलिस के चाहने वाले लोग मजलिस को ही वोट करेंगे, बीजेपी को बिल्कुल भी वोट नहीं करेंगे। क्योंकि बहादुरगंज से है तो ये पूछना लाजमी है कि अभी हाल ही में पतरघट्टी में एक पुल शिलान्यास से पहले ही बह गया, उसको लेकर क्या कहते हैं, किसकी यहाँ पर लापरवाही देखी गई? लापरवाही सरकार की है, प्रतिनिधि की है, जो लोग वहाँ हैं उन लोगों की है। कर्मचारी जो भी बैठे हुए हैं, जिन्होंने काम किया, ठेकेदार, सब लोगों ने मिलकर अलकतरा चाट के खाया है। पिछले 15-16 साल से बहादुरगंज के विधायक के तौसीफ आलम, क्या लगता है रिपीट होंगे या बदलाव होगा? नहीं, हरगिज़ रिपीट नहीं होगा। इसलिए रिपीट नहीं होगा, लोग बदलाव के मूड में है, वहाँ की अवाम, वहाँ की जनता बदलाव के मूड में, निश्चित तौर पे बदलाव होगा। तो बदलाव के तौर पर आप किसे देखते हैं, मजलिस को देखते हैं या जदयू को देखते हैं? नहीं, जेडीयू को तो हरगिज़ वोट नहीं करेंगे, क्योंकि जेडीयू बीजेपी से अलायंस और बीजेपी को लोग, वहाँ के लोग पसंद बिल्कुल भी नहीं करते। तो कहीं ना कहीं आपका ये मानना है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार वहाँ से जीतना चाहिए। सीधा सवाल इंशाअल्लाह है कि मजलिस की अगर बात की जाए तो वहाँ कई ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं, कई लोग हैं जो संभावित उम्मीदवार के तौर पर काम कर रहे हैं। आपका पसंद कौन है? पसंद की बात यह है कि मजलिस का जो आला कमान है, आला कमान पर सारी बातें निर्भर करती है, उन्हीं का फैसला हम सबका फैसला होगा। आप लोग दिल्ली में हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, एजुकेटेड हैं और कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में, सीमांचल की और किशनगंज की सियासत में आप लोगों की ज़बरदस्त दखलंदाजी रहती है। तो सीधे तौर पर ये जानना चाहूँगा कि मजलिस के जो संभावित प्रत्याशी हैं, जितने भी हैं, उनमें से वो बेहतर कैंडिडेट कौन हो सकता है जिसके आने से बदलाव के आसार दिख सकते हैं? देखिए, यहाँ कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं। किसी एक टिकट मिलने से पहले किसी एक के बारे में बोलना वो सरासर मेरे लिए गलत होगा। मेरी ये निजी राय है। पार्टी जिस तरह का फैसला लेगी, मजलिस के चाहने वालों का यही फैसला होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद कमरुल हसन हुआ। मैं बहादुरगंज हल्का से हूँ और मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ। और आपका सबसे पहले आपका चैनल को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना टीम को अपने एरिया में पूरा कोशिश करते हैं, काम करते हैं। और आपकी उसके साथ साथ ये शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप हम जैसे प्रवासियों के बीच में आए और आप हम लोगों के बीच रूबरू होकर के आप अपनी इज़हार ख्याल हमारे सामने में कर रहे हैं। तो मेरा इज़हार ख्याल ये है कि जो आपका सवाल था बहुत अच्छा था कि देखिए, बदलाव तो हमेशा आदमी चाहता है, लेकिन इंसान के साथ कुछ हालात, कुछ मजबूरी हो जाता है। जैसे इससे पहले सहरवर्दी साहब बताया, कभी महागठबंधन, कभी एनडीए, कभी कुछ। तो आदमी पहले से सोच के कुछ और बैठते हैं और लास्ट मोमेंट में अपना डिसीज़न को बदलना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि इस बार हम लोग को एक तीसरा ऑप्शन मिला है, जो हम लोग उस चीज़ के ऊपर हर आदमी गौर फिक्र कर रहे हैं। कहते हैं ना कि उन गुलों की हुस्न की शोहरत जो काम आ गए, उनको क्या जाने जो साख पे मुरझा गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो
शाख पे मुरझाए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग को एक मौका मिला है। हम लोग चाहते हैं शिक्षा में, स्वास्थ्य में, खास करके अपना कृषि प्रधान देश भी है, राज्य भी है, और ख़ास करके सीमांचल है जो कृषि प्रधान क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। इसी चीज़ में हम लोग दिल्ली में भी रह करके हमेशा जब भी इलेक्शन आया उस मौके पे हम लोग अपना कोशिश किए। आज भी हम लोग का एक सोच है जो हम लोग उस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हम लोगों का एक सोच है अवैसी साहब, एक सोच है अख्तर साहब। उस सोच के साथ हम लोगों को अपना सोच मिलाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका भी यही मानना है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन सीधा सवाल मेरा आपसे यही है कि अगर मजलिस की अगर बात की जाए और जहाँ तक बहादुर विधानसभा के क्षेत्र की बात की जाए और वहाँ के वोटों के समीकरण की बात की जाए और वहाँ के मौजूदा विधायक की बात की जाए, अगर मजलिस वहाँ मजबूत होती है तो जो सियासत के जानकार हैं वो कहते हैं कि अगर बहादुरगंज में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार मजबूत होगा तो सीधे तौर पर बीजेपी का कैंडिडेट निकल जाएगा। क्या बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हम लोग भी 30 साल से दिल्ली में रहते हैं। अब जो लोग बदनाम कर रहे हैं, लोग मजबूरी में पहले बदनाम कर रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग कोई बदनाम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक सोच ऐसा है जो अवैसी साहब का, उस सोच में हर जाति, हर धर्म, हर पढ़े लिखे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये एक आवाज़ है, इस आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाना है। तो मुझे ऐसा दूर दूर तक ऐसा नहीं लग रहा है। इससे पहले ज़रूर था कि दूसरे पोजीशन में बीजेपी आता था या जदयू आता था, ऐसा इस बार कहीं दूर दूर तक ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे लोग इज्तिमाई तौर पे इनको साथ दिए हैं। जो लोग अब तक नहीं साथ दिए थे वो लोग भी देंगे। और मान लेते हैं कि सारे मुसलमानों ने मिल करके MIM को वोट दिया, लेकिन एक टिपिकल सा चीज़ ये है सर, समझना है यहाँ पर कि जितने संभावित प्रत्याशी हैं उनमें से कई लोग खुद को अपने आप को कहते हैं कि साहब कहीं ना कहीं मजलिस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने हमसे कमिटमेंट कर दिया है, टिकट तो हम ही को मिलेगा। जब गांव मोहल्ला उनसे इंटरव्यू करता है तो हर उम्मीदवार यही कहता है कि टिकट हम ही को मिलेगा। जाहिर है एक टिकट है, मिलना एक को है। जब एक को टिकट मिलेगा तो दूसरे लोग यकीनी तौर पर बगावत करेंगे। क्या तमाम लोगों को एक जगह पिरो पाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है कि 10 कहीं पे 10 कैंडिडेट का भी दावेदार होता है, कहीं पे 50 का भी होता है, लेकिन यही मजलिस, इसका मजलिस के अंदर यही खासियत है कि सबको साथ लेके चलेगी और आगे बढ़ेगी और सबका साथ रहेगा। रहा सवाल कि जो फील्ड में लोग काम करते हैं उनको एक ना एक आइडेंटिटी चाहिए, इसीलिए लोग ये काम कर रहे हैं कि भाई मैं भावी प्रत्याशी हूँ। लेकिन ये भी उम्मीद है, ये पक्की उम्मीद है कि जब एक साथ एक आदमी का हम ख्याल होकर के, हम राय होकर के एक नाम इंडिकेट किया जाएगा, उसमें सब एक प्लेटफार्म में, एक मजलिस में साथ हैं, साथ रहेंगे और आगे साथ मिलकर के काम करेंगे। आपके हिसाब से बेहतर विकल्प कौन है? हमारे हिसाब से सबसे बेहतर विकल्प है हमारी पार्टी। हमारे लिए, अवाम के लिए, एक एक अफराद के लिए आज की डेट में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पार्टी। बहादुरगंज में अंजार नईमी साहब और प्रोफेसर मुसव्विर साहब के बीच में प्रतिस्पर्धा है और कहा जाता है कि ये दोनों ही साहब अपने एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं और कहीं ना कहीं दोनों की ही दावेदारी है और मजबूत दावेदारी है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि दोनों में से बेहतर कौन है? बेहतर मुसव्विर साहब है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से, इलाका के हिसाब से, पढ़े लिखे लोगों के हिसाब से वो ज़्यादा मैच्योर आदमी है। कई बार उस सिचुएशन के हिसाब से उसको मौका नहीं मिला, लेकिन इस बात को कहीं ना कहीं एक कमी रहा है उस। अगर मेरा पर्सनली, अंजार साहब मेरा, हम लोग क्लासमेट रहे हैं, वो भी नो डाउट अच्छा है, लेकिन आपने बोला कि उनमें से कौन बेहतर रहेगा, तो जाहिरी तौर पर यह कहना, मैं अपने सोच के मुआफिक ये कह सकता हूँ कि मुसव्विर साहब बहुत अच्छा है, फार बेटर है। बेटर पहले भी था, लेकिन उसको सिचुएशन के हिसाब से मौका नहीं मिला। अगर ये ख्यालात आला कमान अगर ये तय करती है कि उसको टिकट दिया जाए तो उसमें हम लोग शुरू से और अब भी लब्बैक हैं इसके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़िरोज़ अहमद है। मैं बहादुरगंज विधानसभा से बिलोंग करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस बार जो इलेक्शन है, इस बार का जो सरकार है वो चेंज होना चाहिए। क्योंकि ये जो सरकार है, ये जब सबसे पहले इलेक्शन लड़ी थी तो वो लड़ी थी गठबंधन के नाम से। उसके बाद फिर ये क्या किया, ये चेंज कर लिया पार्टी, मतलब बीजेपी में जाके जुड़ गया। उसके बाद फिर और उसके वजह से जो है ना कोई काम नहीं हुआ। एजुकेशन हो गया, उसके बाद हॉस्पिटल्स हो गया, ये कुछ काम नहीं हुआ है। और हमारे जो बहादुरगंज विधानसभा के जो मतलब विधायक है वो, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि इस बार जो है ना चेंज होना चाहिए। क्योंकि 15-20 साल से है, एजुकेशन में कोई काम नहीं हुआ है, हॉस्पिटल्स में कोई काम नहीं हुआ है। कि यहाँ पे जितने भी लोग इतने परेशान होते हैं कि किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो जाते हैं वहाँ पर। किशनगंज में एक अच्छा सा हॉस्पिटल नहीं है। और एजुकेशन के लिए जितने भी अच्छे मतलब हायर एजुकेशन चाहिए होता है, उसके लिए सीधे बाहर चलो या मतलब दिल्ली आओ या कोटा जाओ, कहीं जाओ। बस मैं चाहता हूँ कि इस बार चेंज हो सरकार। नीतीश कुमार की जो सरकार है वो इस बार चेंज होना चाहिए। मेरा नाम हसन अरशद है।
और मैं बहादुरगंज से बिलोंग करता हूँ। देखिए, बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब से नीतीश कुमार बने हैं, 15 साल हो गए इनके बने हुए। आप 15 साल में आपने क्या किया? आपने हेल्थ सेक्टर में कुछ काम नहीं किया, एजुकेशन पे आपने कुछ काम नहीं किया। हर साल बाढ़ आती है, सालों से बाढ़ आ रही है, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? लोग पहले भी मर रहे थे, आज भी मर रहे हैं, कल भी बर्बादी हो रही थी, आज भी बर्बाद हो रही है। किसान की फसलें पहले भी बर्बाद हो रही थी, आज भी बर्बाद हो रही है। और लोग, हम एजुकेशन के लिए बाहर क्यों आते हैं? बिहार स्टेट से बाहर हमें जाना क्यों पड़ता है? आप अच्छे इंस्टीट्यूट क्यों नहीं खुलवा रहे हैं? आप नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना रहे हैं? हज़ारों चीनी की मिलें बंद पड़ी है बिहार में, आप उनको खुलवा क्यों नहीं रहे हैं? इससे लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। जहाँ तक रही बहादुरगंज की बात, तो मैं बहादुरगंज विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। बहादुरगंज बीमारू बन गया, बिल्कुल बहादुरगंज विधानसभा जो है वो बिल्कुल बीमारू है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, उसका नाम है दरहर। उसमें अभी तक वहाँ का रोड अभी तक नहीं बना। 15 साल से हम जा रहे हैं गांव के लोगों को लेके तौसीफ साहब के पास, एमएलए साहब के पास, प्रेजेंट एमएलए हैं। वो सिर्फ यही बात कह रहे हैं कि वो कब बनेगा, कब बनेगा। मेरा भी यही सवाल है, वो बोल रहे हैं कि बन जाएगा बन जाएगा। मेरा आप उनसे सवाल है तौसीफ आलम साहब से कि ये धरहर वाला रोड आप कब बनाएंगे? क्योंकि 15 साल में अगर आप नहीं बना पाए तो आप क्या करेंगे? इससे बेहतर है कि आप भैया बैठ जाएं, आप मत आएँ, दूसरों को चांस दें, कोई और लड़ेगा। अभी एक पुल आपके विधानसभा क्षेत्र का, वो उसके जो है साहब उद्घाटन से पहले ही वो बह गया पुल, और नेशनल मीडिया ने इसको काफ़ी कवरेज दिया, उसको लेकर क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज मैं बताऊँगा कि उसमें मटेरियल सही यूज़ नहीं हुआ, जो रिवर्क वर्क होना चाहिए शायद रिवर वर्क भी नहीं हुआ, और मटेरियल की कुछ कमी है। ये पैसे बचाए हैं इसमें, कॉस्ट बहुत कम यूज़ हुआ है और सही तरीके से प्रॉपर वे से बनाया नहीं गया। इस वजह से इंजीनियर हैं, चीज़ों को समझते हैं, आपके हिसाब से कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन इसके जिम्मेदार? देखिए, सबसे बड़ा जिम्मेदार तो उसका कॉन्ट्रैक्टर है, उसके साथ उसके नीचे जो लोग हैं वहाँ का सुपरवाइज़र है, और भी जो भी काम कर रहे हैं वहाँ का इंजीनियर है, उस पुल का इंजीनियर है, वो भी जिम्मेदार है। कि जो भी काम होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है या कोई भी काम होता है, उसमें कहीं ना कहीं विधायक की पीसी होती है, तो क्या ये पीसी भी जी, पीसी बहुत बड़ा फैक्टर है। आप वहाँ पे अगर मान लीजिए 5 करोड़ का है, आप अगर 2 करोड़ उसमें से आप पीसी ले रहे हैं तो काम कैसे होगा? पीसी बहुत बड़ा फैक्टर है जो काम को पीछे ले जाता है। और आपने कहा कि नीतीश कुमार को बदलने की ज़रूरत है, तौसीफ साहब को बदलने की ज़रूरत है, तो फिर लाने की ज़रूरत किसे है? देखिए, नेता कोई बदलाव ज़रूरी है। आप अगर लाना चाह रहे हैं तो कोई अच्छा नेता, नए नेता उभर के आए। जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, इनके मोटिव बहुत अच्छे हैं, जो इन्होंने काम किया हैदराबाद के लिए। मैं चाहता हूं कि उसी तरह से वो किशनगंज के लिए, पूरे सीमांचल के लिए काम करें। जिस तरह से उन्होंने हॉस्पिटल में काम किया है, एजुकेशन के फील्ड में काम किया है, और भी बहुत सारी चीज़ें, स्कूल बनवाए हैं। इसी तरह से एक जो है ना, एक सिस्टम वहाँ किशनगंज में कम से कम तो बनाए। हमें वहाँ हेल्थ सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम है। जैसे कि डॉक्टर के लिए आपके पास इमरजेंसी पड़ जाता है तो आपको जाने के लिए कम से कम 50 किलोमीटर आपको जाना पड़ता है। इससे क्या होता है कि पेशेंट की हालत ख़राब हो जाती है, रास्ते में ही हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते वो ख़त्म हो जाता है। मेरा नाम खुर्शीद रब्बानी, मैं बहादुरगंज क्षेत्र से आता हूँ, बहादुरगंज विधानसभा। ठीक, बिहार में बदलाव की अभी ज़रूरत है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जब गठबंधन में थे तब तक तो सही था। उसके बाद एनआरसी एनपीआर को लेके जो सपोर्ट किया, उसके बाद मैं नीतीश कुमार का पुरजोर विरोध कर रहा हूँ कि इनकी हुकूमत बिहार से जाए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी हुकूमत जाएगी और आरजेडी की हुकूमत आएगी और मिलीजुली सरकार आएगी उसमें, और उसमें एमआईएम का भी बहुत बड़ा रोल होगा सरकार बनाने का। आपने कहा कि नीतीश कुमार ने सीएनआरसी एनपीआर किया, कहीं ना कहीं उसकी भूमिका रही, इसलिए आप उसको बदलना चाहते हैं। बिल्कुल। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए, क्या इस पर आपको आपत्ति नहीं है? बिल्कुल आपत्ति है। वही बीजेपी के साथ ही एनआरसी और एनपीआर का जो उसके साथ गया है बीजेपी के साथ, उसी के लिए। आपने दूसरी बात कही कि आरजेडी की सरकार आएगी, जाहिर है आपके यहाँ पे मौजूदा विधायक कांग्रेस से आते हैं, तो आप मौजूदा विधायक को रिपीट देखना चाहते हैं? नहीं, रिपीट मैं उनको रिपीट नहीं देखना चाह रहा हूँ, बदलाव चाह रहा हूँ, क्योंकि बहादुरगंज में एजुकेशन के क्षेत्र पे कोई काम नहीं हुआ है, हेल्थ में कोई काम नहीं हुआ है। एक आज तक बहादुरगंज में एक हॉस्पिटल नहीं आया है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ बहादुरगंज में, जिसके वजह से कोई बीमार पड़ता है तो किशनगंज क्या, हमें सिलीगुड़ी और पूर्णिया वगैरह तक जाना पड़ता है, पटना तक आना पड़ता है। तो हेल्थ के मामले में तो कुछ ही काम नहीं हुआ है वहाँ, और एजुकेशन के मामले भी ज़ीरो है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ के
विधानसभा के जो भी एमएलए हैं जो 15 साल 20 साल से जो टर्म निभाया है, कोई कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ से उसकी बदलाव हो।